जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि पिछले कुछ जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बार बार पूछे गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो गई है। आपके बहुत कमेंट आ रहे थे सर रिवीजन क्लासेस चलाइए, इसलिए महासंग्राम रिवीजन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। आपको हमने टेलीग्राम पर बताया कि हर एक सब्जेक्ट की 2 वीडियो आएगी। जैसे कि आपके सब्जेक्ट में एक एक पेपर में 8-8 यूनिट है, तो 4 यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं या फिर एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपको एक वीडियो में कराई जाएगी। नेक्स्ट जो आपके 4 यूनिट हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएगी। तो ऐसे ही जियोग्राफी पेपर फर्स्ट के 2 वीडियो आएंगे, जियोग्राफी पेपर सेकंड के भी 2 वीडियो आएंगे। आज से महासंग्राम रिवीजन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले विषय सबसे ज़्यादा बच्चों ने कमेंट किया था जियोग्राफी पेपर के लिए। अगर इसके बाद जो है हम पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री दोनों का बनाएंगे, लेकिन उनमें से जो आपको ज़्यादा ज़रूरी हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि हमें इसके बाद हिस्ट्री दीजिए या पॉलिटिकल साइंस, उसका पहले आपके लिए बना दिया जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत यूनिवर्सिटीज़ में बहुत नज़दीक हैं, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी आपकी क्लासेस दी जाएंगी। और चैनल पर बने रहिए, सभी क्लासेस आपको जो है अवेलेबल कराई जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो क्लासेस कराई जाएंगी सब आपको प्रिंटेड नोट्स जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। आपको यहाँ पर रिवीजन करेंगे आप वीडियो के माध्यम से, और उस पीडीएफ के माध्यम से आप स्वयं रिवीजन कर सकेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। तो आपको नोट्स प्राप्त करने हैं तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। आपके इतने कहने पर क्लासेज स्टार्ट हुई हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसको अपने शेयर करें। वीडियो को लाइक अवश्य करें। किसी अन्य सब्जेक्ट का महासंग्राम रिवीजन क्लास आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट रह जाता है, लगभग 40-50 प्रश्न एक एक वीडियो में आपके कराए जाएंगे। बहुत ही सरल भाषा में आपको कराए जाएंगे, बस आपको ध्यान से सुनते रहना है और दिए गए नोट्स को एक बार रिवीजन कर लेना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा जो जियोग्राफी पेपर फर्स्ट है उसका कोर्स टाइटल क्या है, प्रादेशिक भूगोल जो है उसको हम देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है हमारा प्रदेश की परिभाषा। प्रादेशिक भूगोल हमारा कोर्स टाइटल है और प्रदेश की परिभाषा इंपॉर्टेंट ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो प्रदेश की परिभाषा हम सबसे पहले देखेंगे, जो कि वाइडल डी ला ब्लास के अनुसार, जो कि हमने बताया है पहले ही आपको, कोई भी परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप विद्वानों के द्वारा दिए गए परिभाषा को एक प्रकार से हाईलाइट करके लिख दीजिए। क्योंकि जब वह चेक करेगा, जो चेक करने वाले सर रहेंगे या मैम रहेंगी, जब देखेंगे कि आपने विद्वानों के द्वारा लिखे गए दिए गए परिभाषा को लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपने पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे अंक वह देंगे। तो वाइडल डी ला ब्लास के अनुसार प्रदेश क्या है, वह कहते हैं कि प्रदेश का आशय है कि एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है जहां एक दूसरे से सर्वथा भिन्न जैविक इकाइयां कृत्रिम देश से वहां संग्रहित किए जाने के पश्चात स्थानीय पर्यावरण में परस्पर सह अस्तित्व फलस्वरूप परस्पर संयुक्त हो जाती हैं, जिनके आधार पर संबद्ध क्षेत्र की अलग पहचान बनती है। अर्थात विभिन्न प्रकार के जैविक इकाइयां जो हैं कृत्रिम देश से अलग अलग, मतलब प्रादेशिक क्षेत्रों से अलग अलग जीव जो हैं भिन्न प्रकार के, वह जब संग्रहित हो जाते हैं उसके पश्चात जो स्थानीय पर्यावरण होता है उसमें विभिन्न जीवों के बीच में सह अस्तित्व के फलस्वरूप एक प्रकार से संगठन बन जाता है, और वही एक प्रकार से संयुक्त रूप में क्या कहलाता है, प्रदेश कहलाता है। प्रदेश का आशय, नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, प्रदेश का आशय। प्रदेश एक क्षेत्रीय इकाई होती है जिसके अंतर्गत कुछ या अधिकांश भौगोलिक तत्वों और प्रकरणों की समानता या समांगता पाई जाती है। अर्थात विभिन्न प्रकार के भौगोलिक तत्व हैं, कुछ लोगों की उसमें से कुछ तत्वों की जो है समानता पाई जाती है। यह भूमि का एक खंड है या क्षेत्रीय इकाई होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट अथवा समान अभिलक्षण पाए जाते हैं, और वह अपने विशिष्ट अभिलक्षणों द्वारा अन्य भूभागों से भिन्नता रखता है। यह जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी, वहां से लेकर अवश्य रिवीजन कर लें। इसको अधिक इधर उधर ना शेयर करें, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है जो कि पीडीएफ आपको दिया जाता है। अलग अलग जो यूट्यूब चैनल्स हैं वह हमारे पीडीएफ को लेकर वीडियोस बनाते हैं। हालांकि हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
आप अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और इसमें हमारी मेहनत लगी हुई है। हमने बहुत ही मेहनत से अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को देखकर उसमें से क्वेश्चन को मिलाकर आपके लिए यह सीरीज़ बनाई हुई है। तो यह क्वेश्चन किसी को आसानी से मिल जाएगा, वो वीडियो बना देंगे और अधिक सब्सक्राइबर लोगों के हैं तो उनका अधिक जो है इस पर बच्चे देखते हैं। हमारा सब्सक्राइबर अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप अधिक से अधिक शेयर करें जिससे यह अधिक बच्चों तक पहुंच सके। आगे हम देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है, एकल विषय प्रदेश क्या है। जब भूतल पर केवल एक ही तत्व के विवरण का अध्ययन किया जाता है तब उसकी विवरण संबंधी भिन्नता के अनुसार विभिन्न प्रदेशों का जन्म होता है। ऐसे प्रदेश को क्या एकल प्रदेश कहा जाता है। मतलब किसी एक ही तत्व का वितरण का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि मृदा का अध्ययन कर लिया जाए, वर्षा का अध्ययन कर लिया जाए, वनस्पति का अध्ययन कर लिया जाए, भाषा के आधार पर अध्ययन कर लिया जाए। तो अर्थात जिस तत्व के आधार पर अध्ययन किया जाएगा उस के नाम से उसका नाम पड़ जाएगा, जैसे कि मृदा प्रदेश, वर्षा प्रदेश, वनस्पति प्रदेश। अर्थात केवल एक ही तत्व के वितरण का अध्ययन जब किया जाएगा और वह जो तत्व होगा उसके वितरण संबंधी भिन्नता के अनुसार जो है विभिन्न देशों का भी जन्म होगा। जैसे कि मृदा प्रदेश हैं तो विभिन्न प्रकार की मृदा हैं, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं, तो अलग अलग मिट्टियों के आधार पर अलग अलग जो है विभिन्न प्रदेश जो हैं उनका जन्म होगा। यह आपने समझ लिया एकल विषय क्षेत्र। अब हम देखेंगे बहुल विषय क्षेत्र। जब किसी प्रदेश के सीमांकन का आधार एक तत्व नहीं बल्कि कई तत्व होते हैं तब ऐसे प्रदेश को बहुत विषय प्रदेश या संयुक्त प्रदेश की संज्ञान जो है दी जाती है। जैसे कि प्राकृतिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, जलवायु प्रदेश आदि इसके दृष्टांत हैं। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक अवश्य करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5वां नंबर, संपूर्ण विषय प्रदेश। यदि भूतल के किसी प्रदेश में समस्त तत्व किसी दूसरे प्रदेश के उन तत्व से क्रमशः मेल खाते हैं तो ऐसे प्रदेश को क्या कहा जाता है, संपूर्ण विषय प्रदेश कहा जाता है। अर्थात कोई एक भूतल प्रदेश है और यह कोई दूसरा भूतल प्रदेश है और उनके जो तत्व हैं वह क्रमशः मेल खाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, संपूर्ण विषय प्रदेश कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कंपेज किसे कहते हैं। कंपेज ऐसे प्रदेश को कहते हैं जो कई तत्वों से मिलकर बनता है किंतु इसमें तत्वों का महत्व क्रम आवश्यक नहीं होता, अनावश्यक क्रम तत्वों की संख्या परिवर्तनीय होती है। कंपेज के निर्धारण में जिस तत्व की आवश्यकता होती है या जो तत्व महत्वपूर्ण होता है उसे सम्मिलित किया जाता है तथा जो अनावश्यक तत्व होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। अर्थात जो विभिन्न तत्वों से मिलकर बनी होती है इसमें अनावश्यक तत्व कुछ होते हैं और आवश्यक क्रम तत्व कुछ होते हैं। आवश्यक क्रम तत्व जो हैं उनको एक प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, उन्हें सम्मिलित किया जाता है। जो अनावश्यक होते हैं उन्हें तत्वों को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से कंपेज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है जननिक प्रदेश। जननिक प्रदेश किसी वर्ग अथवा प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और भूतल के अनेक भागों में पाए जाते हैं। जननिक प्रदेश जो है सामान्य विशेषता वाले होते हैं और एक से अधिक क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं। अगला प्रदेश हमारा कौन सा है, विशिष्ट प्रदेश। आपको देखिए एक प्रकार से पूरा चैप्टर रिवीजन करा दिया जा रहा है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सरल भाषा में। तो 8वां प्रश्न क्या है, विशिष्ट प्रदेश। यह सर्वपक्षीय या सर्वतत्वीय क्षेत्र इकाई होता है जो एक ही स्थान या क्षेत्र में विद्यमान समस्त प्रकार के भौगोलिक तत्वों के पारस्परिक सह अस्तित्व पर आधारित होता है, वह विशिष्ट प्रदेश कहलाता है। अगला हमारा है समरूप या लाक्षणिक प्रदेश। एक प्रकार समरूप शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक प्रकार से रूपता में समान होना। समरूप प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण कुछ चुने गए तत्वों या संबंधों की समानता या समरूपता के आधार पर किया जाता है और इस प्रकार के प्रदेशों में सामान्यतः सीमित प्रकार की क्षेत्रीय समरूपता जो है विद्यमान होती है। आवश्यकता एवं उद्देश्य के अनुसार इसका सीमांकन एक तत्व अनेक तत्वों तथा संपूर्ण तत्वों की समानता के आधार पर किया जाता है। अर्थात एक तत्व के आधार पर भी समरूप घोषित किया जा सकता है, संपूर्ण तत्वों की भी समानता के आधार पर समरूप प्रदेश कहलाया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं। भौतिक प्रदेश का सीमांकन जो है वह सामान्यतः उच्चावच या स्थलाकृत की समानता के आधार पर किया जाता है। भौतिक प्रदेशों के निर्धारण में उच्चावचों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, जैसे कि पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, अंतर पर्वतीय प्रदेश, गिरिपद प्रदेश,
मैदानी प्रदेश आदि भौतिक प्रदेश के उदाहरण हैं। आपको उदाहरणों से और अच्छे से क्लियर हो जा रहा होगा। डिफिनीशन से अगर आप थोड़ा सा बच पाएँ तो आपको उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो जा रहा होगा। इस प्रकार से आपने यूनिट आपका जो फर्स्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड के जो हमारे प्रश्न हैं उसमें से पहला प्रश्न क्या होगा, प्रादेशिक नियोजन के प्रकार। अर्थात जो प्रादेशिक नियोजन है वह कितने प्रकार के होते हैं, वह देखिए 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के अगर आप समझें तो यह 12 प्रकार के होते हैं। अब ये कैसे कैसे कि जैसे कि एक अल्पकालीन नियोजन और दूसरा दीर्घकालीन नियोजन, अर्थात अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन नियोजन हो गया आपका। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र, इन सभी को आगे आपको बताया गया है। प्रखंडीय क्षेत्र एवं क्षेत्रीय नियोजन, प्रखंडीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन, एक स्तरीय नियोजन, बहुस्तरीय नियोजन, आर्थिक नियोजन, सामाजिक नियोजन, प्रयोजनवादी नियोजन। इस प्रकार से आपके ये क्या हो गए, प्रादेशिक नियोजन के प्रकार। ध्यान से आप देखिए, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन नियोजन, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र नियोजन, प्रखंडीय एवं क्षेत्रीय नियोजन, एक स्तरीय एवं बहुस्तरीय नियोजन, आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक नियोजन, प्रयोजनवादी नियोजन। ये आपके इतने प्रकार के प्रादेशिक नियोजन हो गए। तो इनमें से सबसे पहला हम देखेंगे अल्पकालीन नियोजन। अल्पकालीन नियोजन क्या होता है, जब कोई नियोजन किसी विशेष परिस्थिति में अल्पकाल के लिए किया जाता है तो इसे अल्पकालीन नियोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप एवं अन्य दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए अल्पकालीन योजनाएं बनाई जाती हैं। अर्थात जो थोड़े समय के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं वो अल्पकालीन नियोजन के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि बाढ़ आया और उसके विकास के लिए उसमें जो एक प्रकार से नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, सूखा होता है तो योजनाएं जो बनाई जाती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं कम समय के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। यह क्या कहलाती हैं, अल्पकालीन नियोजन। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है दीर्घकालीन नियोजन। दीर्घकालीन नियोजन जो होता है इसके अंतर्गत किसी एक या अनेक समस्याओं को हल करने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनाई गई। इनकी अवधि कई वर्षों तक, सामान्यतः 5 से लेकर 20 या 40 वर्षों तक होती है। अर्थात दीर्घकालीन नियोजन में वर्ष अवधि कितनी हो सकती है, 5 ही हो सकती है और 40 वर्षों तक हो सकती है। अगला हमारा सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन। इसमें सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सार्वजनिक नियोजन जो है अधिकतर पिछड़े क्षेत्रों तथा पिछड़े सामाजिक वर्गों के विकास के उद्देश्य से बनाई जाती है। जैसे कि चीन जैसे साम्यवादी देश में सभी विकास योजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन होती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है निजी क्षेत्र नियोजन। निजी क्षेत्र नियोजन जो है में इसमें अधिकांश संपूर्ण उत्तरदायित्व निजी संस्थाओं पर होता है। ऐसी योजनाओं में सामाजिक कल्याण की तुलना आर्थिक लाभ का उद्देश्य अधिक होता है। भारतीय सहित अनेक देशों में ऊर्जा उत्पादन, विद्युतीकरण का योजना, सड़क परिवहन और जल परिवहन, वायु परिवहन योजनाओं, शिक्षा पर प्रसार योजना आदि की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को देने की सिफारिशें की जा रही हैं। जैसे कि निजी जो प्राइवेट कर दी जा रही हैं चीज़ें, वह अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, वह लोगों का हित के कार्य के लिए कार्य नहीं करते हैं। ये निजी क्षेत्र हो गया। आपको ये उसके शब्द से ही समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है प्रखंडीय नियोजन। प्रखंडीय नियोजन का आशय उस उद्देश्यपूर्ण नियोजन से है जिसके अंतर्गत किसी अर्थतंत्र के विभिन्न खंडों यथा कृषि, उद्योग, परिवहन, शक्ति संसाधन आदि का पृथक पृथक विकास किया जाता है। अर्थात जो अर्थतंत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, उसके विभिन्न खंड जैसे कि कृषि का अलग विकास और उद्योगों का अलग विकास, परिवहन का अलग विकास और शक्ति संसाधनों का अलग अलग विकास प्रखंडीय नियोजन के अंतर्गत होता है। 17वां प्रश्न है स्थानिक नियोजन। स्थानिक नियोजन का तात्पर्य उस नियोजन प्रक्रिया से है जिसके द्वारा स्थानिक पुनर्गठन करने का प्रयास किया जाता है। स्थानिक नियोजन की प्रक्रिया प्रखंडीय नियोजन की प्रक्रियाओं से क्या होती है, वह भिन्न होती है। अगला हमारा एक स्तरीय नियोजन। एक स्तरीय पढ़ेंगे हम। अनेक पिछड़े और विकासशील देशों में विकास हेतु नियोजन प्रायः राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया जाता है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण देश को एक स्थानिक इकाई मानकर नियोजन लागू की जाती है। नियोजन के क्रियान्वयन के समय निचले स्तर की इकाइयों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है और इस प्रकार के नियोजन को क्या कहा जाता है,
स्तरीय नियोजन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है बहुस्तरीय नियोजन। जब किसी देश अथवा बृहत प्रदेश में आर्थिक सामाजिक विकास हेतु नियोजन का क्रियान्वयन कई क्षेत्रीय स्तरों पर एक साथ किया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? बहुस्तरीय। आपके नाम से भी यहाँ पर पता चल रहा होगा कि एक स्तर पर काम किया जाता है, पूरे देश को एक स्तर पर मान के एक नियोजन किया जाता है। लेकिन बहुस्तरीय में कई क्षेत्रीय स्तरों पर एक साथ कार्य किया जाता है और इसी को क्या कहते हैं हम? बहुस्तरीय नियोजन। विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों का निर्धारण जो है देश के आकार, प्राकृतिक बनावट, प्रशासनिक प्रतिरूप, प्रादेशिक संरचना आदि के आधार पर किया जाता है। अगला हमारा है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का प्रयोग जो है सामान्यतः विकसित देशों में किया जाता है, जहां अर्थव्यवस्था के विकास तथा परिवर्तन या वृद्धि के लिए पर्याप्त पूंजी तथा आवश्यक सुविधाएं या अवसंरचनाएं उपलब्ध होते हैं। आर्थिक नियोजन प्रायः जो है सभी विकसित यूरोपीय तथा अमेरिकी देशों में आर्थिक विकास के उद्देश्य से यह अपनाया गया था। आर्थिक नियोजन किस लिए होगा? आर्थिक विकास के लिए। यह जहां भी लागू किया जाता है आर्थिक विकास को आर्थिक स्थिति में वृद्धि करने के लिए इस नियोजन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपके 20 प्रश्न हो गए और 20 प्रश्नों में आपने 2 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रकार से आपके लिए जो भी प्रश्न थे वह करवा दिए गए। नेक्स्ट आपका होगा यूनिट 3 का पहला प्रश्न, प्रादेशिक नियोजन का विकास। 21वां प्रश्न आपका यूनिट 3 से है। यह प्रादेशिक नियोजन का विकास क्या है? प्रादेशिक नियोजन जो है एक प्रकार से 100 वर्ष पुराना व्यवहारिक विज्ञान है। बेंटन मैकाले जो हैं उन्होंने को जो है प्रादेशिक नियोजन का संस्थापक माना जाता है। प्रादेशिक नियोजन जो है उसके संस्थापक कौन है? बेंटन मैकाले। उन्होंने आर्थिक विकास की अंधाधुंध प्रक्रिया में मनुष्य द्वारा किए जाने वाली प्राकृतिक सीमाओं के उल्लंघन से उत्पन्न दुष्परिणामों के प्रति सचेत करने का प्रयास किया हुआ है। अर्थात उन्होंने बताया कि मनुष्य जिस प्रकार से अपनी आप को विकसित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, इससे दुष्परिणाम होंगे और इस दुष्परिणामों के प्रति इन्होंने सचेत करने का भी प्रयास किया हुआ था। 22वां प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन अधिविन्यास उपागम। उसके अंतर्गत 1930 तथा प्रारंभिक 1940 के दशक को सम्मिलित किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन अभिन्यास के उपागम के में जो है 1930 के प्रारंभिक और 1940 के दशक को इसमें क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। अर्थात यह उपागम जो है इनके समय के अंतर्गत लागू किया गया था। इसी अवधि में संयुक्त रूप से टेनेसी घाटी प्राधिकरण की स्थापना हुई थी और जिसके अंतर्गत बहुउद्देशीय टेनेसी घाटी या परियोजना का कार्य जो है आरंभ हुआ था और उसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के सुनियोजित उपयोग हेतु संयुक्त राज्य के बाहर भी कई देशों में इसी प्रकार की परियोजनाएं जो है आरंभ हुई थी। यह सभी जो उपागम हैं आपके प्रादेशिक नियोजन के विषय में उसको अध्ययन करने के उपागम है, दृष्टिकोण है, अप्रोच है। अगला है हमारा सांस्कृतिक प्रादेशिक अभिविन्यास उपागम। प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री ओम और वांस को अमेरिकी सांस्कृतिक प्रादेशिकता का प्रतिपादक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जो कि अमेरिकी समाजशास्त्री थे। कौन कौन? ओम और वांस जो हैं उन्हें अमेरिकी सांस्कृतिक प्रादेशिकता का प्रतिपादक कहा जाता है। जो अमेरिका में समाजशास्त्री विचारधारा के दक्षिणी संप्रदाय के प्रतिनिधि थे। इन विद्वानों ने 20वीं शताब्दी के 5वें दशक और 6ठे दशक अर्थात 1940 और 1960 तक की अवधि में सामाजिक सांस्कृतिक शोध में प्रादेशिक संकल्पनाओं को महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयोग करने पर बल दिया था। अगला टॉपिक क्या है? प्रादेशिक आर्थिक विकास। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में नवोदित राष्ट्रों में तीव्रता से आर्थिक विकास की आवश्यकता के बढ़ती चेतना के कारण प्रादेशिक आर्थिक विकास की विचारधारा को प्रबल समर्थन मिला। अर्थात जब विश्व युद्ध हुआ द्वितीय, उसमें जो है आर्थिक लोगों की बहुत क्षति हुई और आर्थिक स्थिति उस समय सही भी नहीं थी। तो आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, आर्थिक स्थिति के विकास के लिए प्रादेशिक आर्थिक विकास को विभिन्न देशों ने जो है उसको अपनाया। इस प्रकार प्रादेशिक आर्थिक विकास उपागम जो है विकासशील देशों के आर्थिक विकास हेतु सार्थक उपकरण जो है सिद्ध नहीं हुआ, बल्कि विकसित देशों के आर्थिक विकास में भी यह सहायक सिद्ध हुआ। अर्थात जो विकासशील देश थे वह भी इस उपकरण का, इस उपागम का प्रयोग किए और जो विकसित देश थे वह भी इस
उपागम का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रादेशिक विज्ञान उपागम। 25वां प्रश्न आपका है प्रादेशिक विज्ञान उपागम। 1960 के दशक में प्रख्यात अमेरिकी अर्थशास्त्री वॉल्टर इजार्ड को प्रादेशिक विज्ञान का प्रमुख संस्थापक माना जाता है। प्रादेशिक विज्ञान का संस्थापक किसे माना जाता है? अमेरिकन अर्थशास्त्री जो थे वॉल्टर इजार्ड को माना जाता है। इजार्ड के अनुसार प्रदेश एक गतिशील जैव तंत्र होता है जिसका सार्थक अध्ययन प्रादेशिक विज्ञान उपागम के बिना नहीं किया जा सकता। वह प्रादेशिक विज्ञान उपागम ही है जिसमें स्थानिक तंत्र की योजना नियोजन कला का समुचित संश्लेषण प्रस्तुत करने की क्षमता है। अगला प्रश्न है नगरीय महानगरीय उपागम। अमेरिकी भूगोलवेत्ता जॉन फ्रीडमैन को नगरीय महानगरीय उपागम का प्रमुख प्रतिपादक कहा जाता है। प्रादेशिक नियोजन में इस उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में 1960 के दशक में आरंभ हुआ। उस समय अमेरिका में नगरीकरण तथा महानगरीकरण की प्रक्रिया जो है एक प्रकार से अत्यंत तीव्र थी और नए नए नगरीय केंद्रों के उद्भव से साथ साथ मध्यम आकार के नगर जो है एक प्रकार से महानगरों में परिवर्तित होने लगे थे। अगला हमारा है तंत्र विश्लेषण उपागम। तंत्र विश्लेषण उपागम के मुख्य प्रणेता कौन है? डेविड हार्वे। उनके अनुसार तंत्र विश्लेषण भौगोलिक समस्याओं के परीक्षण हेतु सुविधाजनक सूचकों को प्रस्तुत करता है। इस उपागम की प्रकृति जो है बहुचरीय प्रकार की है। कैसे? अतः किसी प्रदेश के संसाधन प्रतिरूप, संसाधन विदोहन या उपयोग जन्म समस्या के एकाकी और पृथक रूप में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि किसी वृहत तंत्र का अभिन्न अंग होता है और इसका संबंध तंत्र को अन्य घटकों से भी होता है। अर्थात किसी भी तंत्र के किसी एक पार्ट को हम नहीं समझ सकते, पूरे तंत्र को हमें समझना होगा, क्योंकि एक प्रकार से हम उसको समझेंगे तो उसके ऊपर वाले पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब समझा जाएगा एक पूरे तंत्र को हमें समझना चाहिए। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रादेशिक विकास की परिभाषा क्या है? जे हिलहोर्स्ट के अनुसार प्रादेशिक विकास का तात्पर्य जो है वह एक प्रकार से प्रदेश के कल्याण हेतु उन्नयन से है। एक प्रकार से उसमें वृद्धि हो, उसका कल्याण हो, कल्याण में विकास हो, उसको प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता तथा कानूनी और प्रशासकीय पद्धति की पर्याप्तता जैसे सूचकों द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का एक प्रकार से विकास कैसे बताया जाता है? जब उस प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय जो है वह अधिक हो। क्या अधिक हो? प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता उस प्रदेश में हो, कानूनी और प्रशासकीय पद्धति की पर्याप्तता हो, और इन सभी चीज़ों से प्रादेशिक विकास जो है बताया जाता है। इस 28वें प्रश्न से आपका यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आपका एक छोटा जिम्मेदारी तो बनता ही है कि अपने दोस्तों के पास पहुँचाएँ, जिससे उनका भी लाभ हो सके और अधिक से अधिक लोग वीडियो को देखें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रादेशिक विकास के उद्देश्य। प्रादेशिक विकास के मुख्य उद्देश्यों को निम्न रूप से दर्शाया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य पहला क्या है? उत्पादकता बढ़ाना। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, समाज के सभी वर्गों में विकास के वितरण को लगभग बराबर करना, बेरोजगारी घटना एवं रोजगार के अवसर बढ़ाना, बेरोजगारी को घटाना और रोजगार के अवसर को बढ़ाना, रहन सहन के स्तर को ऊंचा करना और गरीबी उन्मूलन, ये सभी क्या हैं? प्रादेशिक विकास के उद्देश्य हैं। किसी भी देश की उत्पादकता को बढ़ाना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? उससे क्या होता है कि प्रादेशिक विकास का उससे सूचीबद्ध एक प्रकार से उसका ज्ञान किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ये तो हमने देख लिया प्रादेशिक विकास क्या होता है। प्रादेशिक विकास के सिद्धांत अब हम देखेंगे, उद्देश्य हमने देख चुके हैं। तो उसमें रोस्ट्रो का सिद्धांत क्या है? रोस्ट्रो क्या कहते हैं? रोस्ट्रो के अनुसार किसी देश का आर्थिक विकास कई अवस्थाओं से गुजरकर संपादित होता है। अवस्थाओं के विस्तार के साथ संरचनात्मक पद्धतियां भी बदलती हैं और निवेश के फलस्वरूप ही उद्यमियों का वर्ग तैयार होता है तथा विकास से सृजित सामाजिक परिवर्तन भी शुरू होता है। ये किसका सिद्धांत था? ये था
रोस्ट्रो का सिद्धांत। अगला हम देखेंगे डुअलिज्म का सिद्धांत। इस संकल्पना के प्रणेता जो हैं आर्थिकवेत्ता बोयके एवं उनके समर्थक हैं। इसके प्रणेता कौन है? डुअलिज्म सिद्धांत के प्रणेता कौन है? बोयके एवं उनके समर्थक हैं। इन लोगों ने विश्व के सभी देशों को दो वर्गों में बांटा है। प्रथम वर्ग में वे देश आते हैं जहां पूंजीवादी व्यवस्था पहले से मौजूद है एवं वह स्वदेशी हैं, उनमें उन्नत किस्म है। मतलब जो कृषि है उसमें बीज जो हैं उनमें उन्नत किस्म की बीजें हैं उनके पास, तो क्या होगा? उनका उत्पादकता अधिक होगा। तो ये क्या पूंजीवादी व्यवस्था में आ गए, अर्थात यह विकसित देशों में आ गए। दूसरे वर्ग में क्या है? वह देश आते हैं जहां पूंजीवादी धीमा एवं स्वदेशी नहीं है। ऐसे देशों में उत्पादकता निम्न है। ग्रामीण जनसंख्या कृषि उत्पादन में पूंजी सिद्धांत लागू करने में सफल नहीं होती है। अर्थात यह डुअलिज्म का जो सिद्धांत है उन्होंने दो भागों में बांटा है। पहला जो कि पूंजीवादी है, दूसरा कि पूंजीवादी नहीं है, अर्थात उनमें पूंजी कम है। और दूसरा इसमें विशेषता क्या है? यह स्वदेशी है, यह स्वदेशी भी नहीं है। और यह जो है यहाँ पर उन्नत किस्म की बीजें हैं और यहाँ नहीं है। इनकी उत्पादकता और बढ़ जाती है और इनकी उत्पादकता उतना नहीं है। तो ये डुअलिज्म के सिद्धांत में इन्होंने बताया हुआ है। अगला प्रश्न है आधुनिकीकरण सिद्धांत। बोयके के सिद्धांत को नियोजन का आधुनिकीकरण सिद्धांत कहते हैं। रोजर इसेनस्तात तथा ड्यूस ने इस सिद्धांत का प्रवर्तन किया। इस सिद्धांत के अनुसार आधुनिकीकरण व्यक्तिगत स्तर पर वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने प्राचीन रहन सहन के ढंग को अधिक जटिल बनाता है, तेजी से बदलता है एवं तकनीकी दृष्टि से उन्नत प्रकार के रहन सहन के ढंग को अपनाता है। आधुनिकीकरण का मतलब आप क्या समझते हैं? प्राचीन जो सभ्यता है उससे आगे बढ़कर आधुनिक जो भी सभ्यताएं हैं उनको अपनाना, अपने रहन सहन को अच्छा करना, अपने एक प्रकार से तकनीक दृष्टिकोण को बदलना, ये सभी चीज़ें आधुनिकीकरण सिद्धांत में आती हैं। 33वां प्रश्न है आपका निर्भरता सिद्धांत। निर्भरता सिद्धांत निर्यात निर्भरता, व्यापार में कमी एवं आयात प्रकृति की घटनाओं पर केंद्रित होती है। अर्थात अधिक वह निर्यात नहीं कर पाते, आयात वह अधिक करते हैं, दूसरों देशों पर निर्भर रहते हैं, व्यापार में उनके कमी रहती है, तो उनके पास धन की भी कमी होती है। धन की कमी होगी तभी कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश दूसरे प्रदेश पर, दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे इंसान पर निर्भर होता है। गरीबी और अल्प विकसित देशों की मंदी की व्याख्या भी इसी सिद्धांत से की जाती है। सस्ते स्थानीय श्रम की उपलब्धता एवं पूंजीपरक तकनीक के परिणाम स्वरूप घरेलू मजदूरी में अधिक भिन्नता वाला निर्भर आर्थिक तंत्र देखने को इसमें हमें मिलता है। इससे आंतरिक बाजार का आकार जो है सीमित एवं बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 34 नंबर प्रादेशिक विकास के सिद्धांत। प्रादेशिक विकास के सिद्धांत का तात्पर्य संबंधों के सतत क्रम से होता है जो प्रादेशिक मानव व्यवहार हेतु उत्तरदायी उत्प्रेरक बल से संबंधित एक या अधिक सूचकों के उच्च मान को समझता है। इन सिद्धांतों में प्रदेश के विकास से जुड़ी नीति समस्या उपागमों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, परंतु प्रादेशिकरण से संबंधित उच्च तथ्य प्रादेशिक विकास के सिद्धांत में सम्मिलित करते हैं। प्रादेशिक विकास सिद्धांत की राष्ट्रीय विकास सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अगला हमारा है अंतर प्रादेशिक व्यापार सिद्धांत। स्थानिक स्तर पर वृद्धि का विस्तार अंतर प्रादेशिक व्यापार की तरह होता है। प्रादेशिक विकास के प्रारंभिक चरण में जब विकसित और अविकसित प्रदेश में परिवहन और संचार साधन कम थे, जब इन दोनों प्रदेशों के बीच होने वाला व्यापार तुलनात्मक लाभ के आधार पर संभव होता था, जितने समय तक अवस्थापनात्मक दशाएं विद्यमान रहती थी, जन स्थानांतरण एवं धन का प्रवाह दोनों प्रदेशों के मध्य नगण्य था। एक प्रकार से वह समय जब परिवहन की व्यवस्था कम थी, जैसे कि एक विकसित देश है, एक विकासशील देश है, तो एक प्रकार से इसमें उतना परिवहन नहीं हो पाता था, किसी भी पदार्थ की, किसी भी वस्तु की पूर्ति नहीं कर पाता था, और एक प्रकार से दोनों के बीच में धन का प्रवाह नगण्य था। आज का समय क्या है? यहाँ पर गरीबी है, यहाँ पर मार्केट कम है। जैसे कि दो चीज़ हैं, यहाँ पर बहुत ही अमीर लोग हैं, मतलब विकसित देश है, और यहाँ ये है अविकसित देश। यहाँ पर विकास उतना नहीं हुआ है, संसाधन उतना उपलब्ध नहीं है, चीज़ें इतना उपलब्ध नहीं है। अब के समय में क्या है? परिवहन इतना अच्छा है कि यहाँ तक पहुँच के अपने
सामानों को यहाँ पर वह मार्केट लगाकर यहाँ पर उसको बेचेंगे, मतलब यहाँ से वह निर्यात करेंगे, ये लोग आयात करेंगे। इससे क्या होगा, धन का एक प्रकार से प्रवाह भी बढ़ता है और दोनों के बीच में एक व्यापारिक संबंध बढ़ता है। तो इस प्रकार से यूनिट 4 तक का आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया गया है। अगले 4 यूनिट का नेक्स्ट वीडियो आपका कल दिया जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों के पास, और टेलीग्राम पर आपने इसको ध्यान से सुना है, जो वीडियोस आपको बताई गई हैं, जो क्वेश्चंस बताए गए हैं ध्यान से सुना है, और टेलीग्राम पर आपको इसका नोट्स दिया जाएगा। आप इसको रिवीजन करेंगे तो 100% गारंटी है आप कभी नहीं भूलेंगे। बस ध्यान से आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से पेपर दीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट में हम हैं, आप हमारे सपोर्ट में रहिए और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।